पाठ 1। भारत देश हमारा है। सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है। यही हमारा मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा है। यही वेद की जगी ऋचाएं गुरुवाणी का मान हुआ। बाइबल गूंजी चर्च सजे मस्जिद से भोर अजान हुआ। राम कृष्ण गौतम गांधी ने इसका मान बढ़ाया है। पृथ्वीराज राणा लक्ष्मी ने इसकी आन बचाई है। तुलसी सूर कबीर जायसी इसके रत्न महान हुए। नेहरू लाल बहादुर इंदिरा जनमानस के गान हुए। वीर सुभाष चंद्रशेखर की भगत सिंह की जननी है। अनगिन रत्न दिए इसने यह सचमुच रत्न प्रसविनी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर है बलिदान हुए। बड़ा विशाल हृदय है इसका इसके गौरव गान हुए। गंगा यमुना कावेरी में प्राण हमारे बसते हैं। हिमगिरी की ऊंचाई अपनी सुरगण विव्वल दिखते हैं। न्योछावर कर प्राणों को हम इसका मान बढ़ाएंगे। यही हमारी जन्मभूमि सब मिलकर जनगण मन गाएंगे। पाठ 2। मेहनती अमर। शिवपुर गांव में अमर नाम का एक अनाथ बालक रहता था। अमर बचपन से ही इतना स्वाभिमानी था कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा था। उसने सदैव मेहनत करके अपने लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। उसकी मेहनत को देखकर गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। अमर जब बड़ा हुआ तब गांव वालों ने उसे राजा के यहाँ नौकरी करने की सलाह दी। गांव वालों की बात सुनकर अमर ने भी राजा के यहाँ नौकरी करने की सोची और राजधानी जाने का निश्चय किया। किंतु उसके सामने एक समस्या थी कि राजधानी जाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। तभी अमर ने इस समस्या से निकलने के लिए एक तरकीब सोची और दूसरे ही दिन वह राजधानी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में अमर लोगों की सहायता करता जाता, जिसके बदले उसे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए ठिकाना मिल जाता था। इस प्रकार महीने भर की यात्रा के बाद वह राजधानी के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। थकान के कारण उसे जोर से प्यास लग रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर पानी का घड़ा था। उसने उस औरत से कहा, माँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। औरत ने पानी पिलाते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अमर ने उसे राजधानी आने का अपना उद्देश्य बता दिया। तब उस औरत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं। वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। अमर को भला और क्या चाहिए था। वह खुशी खुशी उस औरत के साथ उसके घर चला गया। दूसरे दिन वह महावत के साथ राजमहल पहुंचा। वहां बहुत से हाथी थे। अमर भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल का काम करने लगा। एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था। तभी वहां कीमती पोशाक पहने एक सुंदर व्यक्ति आया। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे। अमर समझ गया कि ये ही राजा है। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने महावत से पूछा, यह लड़का कौन है? महावत बोला, महाराज, यह अनाथ है। पहले शिवपुर गांव में रहता था। इसने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए यहाँ काम की तलाश में चला आया। राजा ने कहा, देखने में तो यह चुस्त और मेहनती मालूम होता है। अमर राजा के मुख से अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए। उसकी जेब में 1 रुपया था। उसने वह रुपया निकालकर राजा के सामने पेश किया और बोला, महाराज, मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। राजा अमर की इस विनम्रता को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, इस रुपये को तुम मेरी तरफ से अपने पास रखो और इसका सही उपयोग करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अमर ने सोचा, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। उस समय अमर तय नहीं कर पाया कि वह इस रुपये से क्या खरीदे।
अगले दिन सुबह वह महावत की पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गया। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसमें फलों और सब्जियों के बीज बिकते थे। अमर तुरंत उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से 1 रुपये के गाजर के बीज खरीद लिए। महावत के घर के बाहर पड़ी खाली जमीन में बीज बोने के लिए उसने जमीन को अच्छी तरह खोदा और उसमें बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद वह उनकी सिंचाई व गुड़ाई में लगा रहा। कुछ समय बाद गाजरें खाने लायक हो गई तो उसने कुछ चुनी हुई गाजरें बांस की एक टोकरी में सजाकर रखी और राजा के पास ले गया। गाजरों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। गाजरें लाल लाल और काफी लंबी थी। राजा ने अमर से पूछा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताजी गाजरें कहाँ से आई? वह बोला, महाराज, आपके दिए हुए 1 रुपये में मैंने गाजर के बीज खरीदे और जमीन तैयार करके बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने से जो गाजरें उगी हैं, उनमें से कुछ अच्छी अच्छी गाजरें चुनकर आपके लिए लाया हूं। अमर का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तुम जैसे मेहनती और योग्य युवकों की राज दरबार में बहुत जरूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये गाजरें रसोई घर में पहुंचा दी जाए और दोपहर के खाने में परोसी जाए। दूसरे दिन से ही अमर राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और सदैव प्रसन्न रहता। राजा और उसके दरबारी उससे बहुत खुश थे। दिनों दिन राजा का विश्वास उस पर बढ़ता गया और अंत में राजा ने उसे अपना अंग रक्षक बना लिया। पाठ 3, रोटी की आत्मकथा। दोपहर का समय था। विपुल खाना खाने बैठा। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी, गर्मा गर्म फूली फूली रोटी। विपुल ने रोटी को हाथ लगाया और फौरन ही हटा लिया। वह अपनी उंगली पकड़कर रोने लगा। तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे, मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है। कौन है ये? विपुल ने इधर उधर देखकर कहा। सामने देखा तो पाया कि थाली की रोटी खिलखिलाकर हंस रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह विपुल, अपनी जरा सी उंगली जलने पर रोने लगे। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी हंस रही हूं। मेरी कहानी सुनोगे? रोना बंद करके विपुल ने कहा, हाँ हाँ, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती है। तुम मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाओ। रोटी बोली, सुनाती हूं। लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके पास एक खेत था। वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करता था। एक बार उसने अपने खेत को जोता। जोतने से उसके खेत की सब घास समाप्त हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया और कुछ दिन बाद खेत में पाटा लगाया। फिर उसने दोबारा खेत की जोताई की और पाटा भी लगाया। ऐसा उसने कई बार किया। इससे खेत की मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए और जुताई करके पुनः पाटा लगा दिया। कुछ दिनों बाद खेत में अनगिनत हरे हरे अंकुर निकले। अंकुरों को देखकर किसान ने खेत सींचा। खेत में हरियाली छा गई। लगा जैसे कि खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी, फिर किसान और खेत की कहानी क्यों कहने लगी? विपुल ने रोटी को बीच में टोका। भोले विपुल, खेत में मेरा जन्म हुआ। किसान ने मुझे पाला पोसा, वह मेरी कहानी से ही जुड़ा है। भला उसे मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी बोली। तो आगे की कहानी सुनाओ, विपुल ने कहा। रोटी बोली, सुनो। किसान उस पौधों को पानी देता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में वे पौधे बड़े हो गए। उनमें से सुंदर बालियां निकली। थोड़े दिनों बाद बालियों का रंग सुनहरा हो गया। हवा से लहराती हुई अनगिनत बालियां बड़ी रमणीक लगती थी। मैं कुछ दिनों तक बालियों में छुपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रही। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में। किंतु थोड़े दिनों बाद ही तेज गर्म हवा चली। बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी में तपने लगा। एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूं तो पक गए, कल से इन्हें काटेंगे।
मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट डाली। 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आई। मेरे लिए यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिए। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया। उसी बड़े ढेर में छिपी बैठी थी मैं। अपना अभिनव रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। विपुल, सुन रहे हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रहा हूं, विपुल ने कहा। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गई। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज बाजार की चहल पहल देखती रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रिक्शा पर लादकर अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने आगे क्या होगा। तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लादकर कहीं ले गए। वहां बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहां सचमुच बड़ा डर लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लिए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट। इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार। कितना कष्ट हुआ मुझे, मैं कह नहीं सकती। मैंने सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन की। न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने। गोरा चिट्टा उजला रंग, रूप और नाम भी नया। लोग मुझे अब आटा कह रहे थे। मैंने सोचा, सचमुच कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। बोरी में लादकर मुझे फिर घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूंगी। लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ? विपुल, तुम्हारी माताजी ने मुझे बोरी में से निकाला, छलनी में छानकर मेरा रूप निखारा, फिर मेरे ऊपर डाल दिया पानी। इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माताजी की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत दयालु है। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रही है? विपुल, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माताजी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर खुशी हुई, लेकिन यह खुशी अधिक देर न रह सकी। तुम्हारी माताजी ने झट मुझे तपते हुए तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी, पर मैंने धैर्य रखा। अब मेरा सर्वथा नया ही रूप था। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गर्मा गर्म रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। विपुल, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूं। तुम जरा सी बात पर रो रहे हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबत तो जीवन में आती ही रहती है। इनका बहादुरी से सामना करो। घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब विपुल अपना रोना भूलकर सोच रहा था, सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी। पाठ 4, सांची के स्तूप। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह अपने गौरवशाली स्तूप, मंदिर, चैत्य, बौद्ध मठ और नक्काशीदार द्वार के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है तथा यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। सांची के स्तूप महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित है। श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश के अनुसार महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बनने के बाद श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए जाने से पहले अपनी माँ देवी के पास विदिशा आए थे। माँ देवी
उन्हें यहाँ अपने बनाए हुए वैभवशाली मठ में ले गई थी, जहाँ वे 1 माह के लिए रुके भी थे। बौद्ध धर्म के इस तीर्थ से ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास पता चलता है, जिसके अनुसार ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के बनाए हुए 8 स्तूपों में से 7 में महात्मा बुद्ध के शरीर के पवित्र अवशेष रखे गए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सांची में इतने उतार चढ़ाव आए कि 12वीं शताब्दी के बाद लोग इन स्तूपों और बौद्ध स्मारकों को भूल गए और समय के साथ साथ इनमें से अधिकांश स्मारक या तो टूट गए या मिट्टी के नीचे दब गए। सन 1818 में जनरल टेलर ने इन खंडरों में से स्तूप 1, 2 और 3 को ढूंढ निकाला। कई वर्षों के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने इन्हें वह रूप दिया जो आज सबके सामने है। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में स्तूप एक स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। वह बलुआ पत्थर से बना है। इसके शीर्ष पर वेष्टनी यानी कटघरेनुमा दीवार है, जिसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, जो पत्थर से बनी वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है, जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों प्रवेश द्वार अलंकृत है और सभी 2-2 स्तंभों पर आधारित हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार भी बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। कमल महात्मा बुद्ध के जन्म, वृक्ष उनके ज्ञान, चक्र उनके प्रवचन और धर्म व स्तूप उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न द्वारों का भी प्रतीकात्मक अर्थ है। इस विशाल स्तूप के पास ही 4वीं शताब्दी के एक गुप्तकालीन मंदिर व बौद्ध विहार के सभा भवन के अवशेष हैं। स्तूप 1 के समीप ही स्तूप 3 है, पर इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इस स्तूप पर एक ही छत्र है। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलन के नाम खुदे हैं। यहाँ अलग अलग पेटियों में उनके शरीर के पवित्र अवशेष, मोती, पन्ना, मणि और बहुमूल्य पत्थर रखे हुए हैं। घाटी से कुछ नीचे स्तूप 2 है, जिसमें कुछ बौद्ध महाधीशों के शरीर के पवित्र अवशेष मिले हैं। इलाहाबाद और सारनाथ में प्राप्त अशोक स्तंभ की तरह यहाँ भी कई स्तंभ मिले हैं, जिन पर अशोक की राजाज्ञा लिखी हुई है। कहा जाता है कि एक बार फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने भोपाल की बेगम से सांची के स्तूप का एक प्रवेश द्वार उपहार में मांगा था, लेकिन उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस का साँचा बनाकर भेज दिया गया था। लंदन में भी इस द्वार के साँचे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि दुनिया भर में सांची के स्तूपों का बहुत महत्व है। पाठ 5 बया। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, बया बनेंगे उड़ जाएंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी।